Hello guys, my name is Shivash Bindal and I welcome you all to our YouTube channel Law for Backbenchers, जहां पर लॉ को हम एक बोरिंग सब्जेक्ट्स की तरह नहीं, एक बोरिंग सब्जेक्ट की तरह नहीं पढ़ेंगे, पर एक ऐसे सब्जेक्ट की तरह पढ़ेंगे जो कि एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। और इस सब्जेक्ट की या इस चैनल की हम शुरुआत आज करेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 से, जो कि है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ, क्योंकि ये एक ऐसा कानून है जो चाहे अनपढ़ इंसान हो, चाहे वो कुछ करता हो या ना करता हो, कहीं ना कहीं तो वो इस कानून को यूज कर रहा है अपनी डेली मर्रा की जिंदगी में। और चाहे वो 11th का बच्चा है वो भी ये कानून को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पढ़ लेगा, चाहे वो एक कॉमर्स का स्टूडेंट होगा वो भी इस कानून को पढ़ेगा, चाहे वो एक लॉ का स्टूडेंट होगा उसके सामने भी ये कानून आएगा। और आपने भी ये सब कुछ बहुत बार सुना होगा, पिक्चरों में भी सुना होगा, कॉन्ट्रैक्ट किया था, ये था वो था। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। अब हमें पता होना चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, क्या बात क्या करते हैं ये लोग मूवी में, कॉन्ट्रैक्ट क्या है क्या नहीं है। तो आज हम पर समझेंगे एक कॉन्ट्रैक्ट क्या है, और इस वीडियो के अंदर हम कॉन्ट्रैक्ट को बेसिक सारी चीज समझा देंगे, जिसमें आपको आगे जाके कोई आपसे ये पूछेगा ना कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है, किस चीज को कहा गया है, तो आप लोगों को बताने में बहुत इजी हो जाएगा जी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है और किस चीज को कॉन्ट्रैक्ट कहा गया है, क्या नहीं होता कॉन्ट्रैक्ट। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर एक्ट कॉल्ड इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ये ब्रिटिशर्स के टाइम का कानून है, और ये ब्रिटिशर्स किस डेट को लेकर आए थे। इसको पास किया गया था 25 अप्रैल 1872 को, और ये लागू कब हुआ, लागू हुआ ये 1 सितंबर 1872 को। तो ध्यान रखना, अगर किसी ने पूछा कि आया कब था 25 अप्रैल को, अगर उसमें लिखा हुआ व्हेन इट बिकम एनफोर्सिएबल, तो ही 1 सितंबर 1872। चलिए फटाफट से अब हम बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। देखो जी, सिंपल सी भाषा में कॉन्ट्रैक्ट एक एग्रीमेंट है दो लोगों के बीच में, एक ऐसा समझौता है जो उन्होंने किया है, एक चीज के ऊपर उन्होंने हाँ हामी भरी है दो लोगों ने। तो वो कहते हैं कि अगर ये हामी हम भर रहे हैं, ये काम हम लोग एक दूसरे के लिए करेंगे, पर अगर नहीं करा तो क्या, तो हम लोग एक दूसरे को एक ऐसा राइट देते हैं कि हम एक दूसरे के ऊपर कानूनन कार्रवाई कर सकेंगे अगर ये काम नहीं होता। तो उस चीज को कहा गया है कॉन्ट्रैक्ट। तो जी कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ, एन एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ इज कॉल्ड अ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट कहां पर बताया गया है, कॉन्ट्रैक्ट को एक्सप्लेन किया गया है सेक्शन 2H के अंदर। तो पढ़ लेते हैं एक बार सेक्शन 2H क्या कहता है। चलो, सेक्शन 2H कह रहा है हमारे को कि एन एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। तो जी अब एग्रीमेंट समझते हो आप लोग क्या होता है। इसके अंदर तो ये बता दें कि एग्रीमेंट जो कि एनफोर्सिबल बाय लॉ है, जिसके खिलाफ जो कि आप जाके कोर्ट में केस कर सकते हो, उसको कॉन्ट्रैक्ट कहा गया है। अब हमें पता होना चाहिए कि इसके अंदर तो बात हो रही है एग्रीमेंट क्या हो रहा है। तो हमें पता होना चाहिए एग्रीमेंट क्या होते हैं, कितने तरीके के होते हैं, और क्या नहीं काउंट करेंगे हम लोग एग्रीमेंट के अंदर। ठीक है जी। तो एग्रीमेंट क्या होता है, एग्रीमेंट बताया गया है सेक्शन 2E के अंदर। एग्रीमेंट वो होता है जिसके अंदर प्रोमिसेस होते हैं, और वो प्रोमिसेस मिलके एक कंसीडरेशन बनाते हैं। इसको ना प्लस को हटा के प्रोमिसेस को कंसीडरेशन हो जाती है, उसको कहा गया है एग्रीमेंट। तो जब भी आप एग्रीमेंट को बताओगे, तो अगर किसी ने एक डिटेल, आप अगर तो लॉ के स्टूडेंट हो तो आपको बहुत डिटेल में पता होना चाहिए थोड़ा सा, पर अगर आप लॉ के स्टूडेंट नहीं हो और आप एक इंटरेस्टिंग वे में लॉ समझने के लिए आए थे, आपको पता होना चाहिए एग्रीमेंट क्या होता है। तो किसी ने पूछ लिया एग्रीमेंट क्या है जी, उसे बता दियो प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसीडरेशन इज कॉल्ड एन एग्रीमेंट। प्रोमिसेस कहां पे डिफाइन किए गए हैं, प्रोमिसेस के लिए सेक्शन 2B पढ़ेंगे हम लोग, कंसीडरेशन के लिए सेक्शन 2D। प्रोमिसेस क्या होता है जी, प्रोमिस बनता है प्रपोजल से, ये भी हम लोग अभी पढ़ेंगे, जो कि दिया गया है सेक्शन 2A के अंदर। और अब हम लोग पता लगाएंगे कि एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या क्या होता है। देखो जी, अगर ये एग्रीमेंट सही होगा, अगर किसी ने पूछ लिया एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, तो जी अगर तो ये एग्रीमेंट ठीक है तो ये कॉन्ट्रैक्ट में बनाया जाएगा। तो इसके लिए हम पढ़ेंगे सेक्शन 10, जो कि बताएगा व्हाट एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स। तो जो सही एग्रीमेंट है हमेशा उन्हीं को कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा।
अब जी एग्रीमेंट, कौन से एग्रीमेंट है जो कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं? वो बनते हैं जिसके अंदर पार्टी का फ्री कंसेंट हो, दोनों पार्टीज कंपिटेंट हो, लॉफुल काम हो, लॉफुल चीज के लिए हो, और वो कहीं से भी वॉइड ना बनते हो। चलिए लेट्स स्टार्ट विद दी अपना, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं डेफिनेशंस के साथ, ताकि आपको हम पार्ट बाय पार्ट हम लोग अपनी वेयर एक्ट के अंदर जो चीज बताई गई है उसको पढ़ेंगे। चलिए जी, इंटरप्रिटेशन क्लॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये सब कुछ समझ लिया ना, तो मान लो कि आपको कॉन्ट्रैक्ट तो सब कुछ समझ में आ गया, इसके बाद की जो भी चीजें हैं ना, वो अब हम इसके बाद जो दिया है वो ये दिया हुआ है, इसके अंदर वही चीजें बताई गई थी। एग्रीमेंट कैसे होएगा, एग्रीमेंट को समझा देंगे और अच्छे से आगे जाके भी एग्रीमेंट कब ठीक एग्रीमेंट होगा कब नहीं होगा, एग्रीमेंट कैसे बनता है, प्रपोजल प्रॉमिस को समझा देंगे जी, प्रॉमिस कैसे बनता है कैसे नहीं बनता है, एक्सेप्टेंस कैसे होती है, ये सारी चीजें हम आगे जाके करेंगे। पहले हम लोग इंटरप्रिटेशन को समझेंगे आज। तो जी सेक्शन 2A हम लोग पढ़ेंगे। व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज हिज विलिंगनेस टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग with the view of obtaining the assent of the other to such act or existence, he is said to make a proposal। देखो इसके अंदर अब सबसे पहले 2A में क्या डिफाइन किया गया है, 2A के अंदर डिफाइन किया गया है प्रपोजल क्या होता है। प्रपोजल की अगर आपने वर्डिंग पढ़ी है तो इसके अंदर बताया गया है एक इंसान, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज हिज विलिंगनेस टू अदर, his willingness to do or abstain from doing anything with the view of obtaining the assent of the other person। तो जी इसके अंदर हम हिंदी में इसको समझेंगे। इसके अंदर एक ही चीज कही गई है, वो ये है जब भी कोई इंसान, फॉर एग्जाम्पल मैं एक दूसरे इंसान को जाकर पूछता हूं उसका जवाब, उसकी इच्छा जानने के लिए हाँ या ना में, तो उस चीज को कहा गया है वही प्रपोजल, मैंने उसको प्रपोजल दिया। फॉर एग्जाम्पल अब इसके अंदर मैं राम को कह रहा हूं, राम मैं चाहता हूं कि मैं अपनी घड़ी आपको 2000 रुपए में बेच दूं। तो इसके अंदर क्या हुआ, मैंने अपनी इच्छा प्रकट करी, माई विलिंगनेस, राम को किस चीज के लिए, कि मैं आपको अपनी घड़ी बेचना चाहता हूं, क्या आप वो घड़ी खरीदोगे? तो मैं उसकी हाँ या ना में जवाब लेना चाहता हूं। मैं जानना चाहता हूं भाई तुम क्या कहते हो, तुम ये घड़ी लेना चाहते हो हाँ या ना। मैं वैसे तो उसकी हाँ चाहता हूं इसके अंदर, पर देखते हैं। तो इसके अंदर मैंने क्या किया, मैंने राम को प्रपोजल दिया। किस लिए दिया? उसकी हाँ या ना जानने के लिए, जिसे कहा गया है विद द व्यू टू ऑब्टेन हिज असेंट। उसकी हाँ या ना जानने के लिए मैंने क्या किया, मैंने अपनी इच्छा प्रकट करी, माई विलिंगनेस। तो इसलिए प्रपोजल क्या हुआ, इसकी ये भी याद हो जाएगी आपको डेफिनेशन इजीली। व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज अदर his willingness to do or to abstain from doing anything with the view of obtaining the assent of the other person or such act or existence, he is said to make a proposal। तो मैंने एक प्रपोजल दिया, किसको? राम को दिया। या फिर मैं राम से एक चीज पूछना चाहता था, राम क्या मैं वहां पर जाकर ये चीज कर लूं, क्या तुम्हारी राजी है, या मैं ये काम ना करूं? तो वो कहेगा हाँ तुम ये काम नहीं करोगे, तो वो हो गया एब्सटेन फ्रॉम डूइंग सच एक्ट। तो ये हो गया प्रपोजल। तो प्रपोजल अब समझ में आया 2A के अंदर क्या आ गया। चलिए अब हम 2B की बात करेंगे। 2B भी 2A से कनेक्टेड है। तो जी इसके अंदर समझाया गया है, क्योंकि जी एग्रीमेंट, प्रॉमिस, प्रपोजल के ऊपर क्या हुआ, प्रॉमिस। अब हम लोग पढ़ेंगे जी प्रॉमिस क्या होता है। When the person to whom proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted। A proposal when accepted becomes a promise। तो प्रॉमिस कब बनेगा अब ये प्रपोजल? देखो हमने ना ये मैंने इस तरीके से समझाया कि ये तो नीचे से हम लोग ऊपर जाएंगे इसके अंदर, अगर हमने कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ना है। देखो जी कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनेगा, सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट में होगा प्रपोजल बदलेगा प्रॉमिस के अंदर, प्रॉमिस बदलेगा एग्रीमेंट के अंदर, और अगर हम इसी को ऊपर से नीचे पढ़ेंगे तो इसके अंदर ये होगा, इसके अंदर ये होगा। एग्रीमेंट कैसे बनेगा, प्रॉमिस होंगे, कंसिडरेशन बनाएंगे वो लोग, तो वो एग्रीमेंट बन जाएगा। प्रॉमिस कैसे बनेगा, वो प्रपोजल से बन जाएगा। इन सबको अगर हम टोटल कर देंगे इन सारी के सबको,
तो जी 2H के अंदर कॉन्ट्रैक्ट समझ में आ जाएगा हमें क्या होता है। चलिए खैर, अब हम लोग तो अभी 2B पर पढ़ रहे हैं। when the person to whom the proposal is made, जिसको प्रपोजल मेक किया गया है, जिसको प्रपोजल दिया गया है, मैंने राम को प्रपोजल दिया तो उसने हाँ में जवाब दे दिया। अगर याद रखना इसमें लिखा एक्सेप्टेड, अगर हाँ में जवाब आया है तब वो जाके बना एक प्रॉमिस। तो इसके अंदर वही है बेसिक भाषा में, मैंने किसी को कहा कि तू ये करेगा, अगर उसका हाँ में जवाब आ गया, हाँ का मतलब इसके अंदर वर्ड पढ़ लेना एक्सेप्टेड लिखा हुआ है, अगर हाँ में जवाब आया तो हम लोग क्या मानेंगे, एक प्रपोजल अब एक प्रॉमिस में बदल चुका है। अब यहाँ पे इसे, ये मेरा दोस्त ए है, इसने अपनी गर्लफ्रेंड, इसने अपनी क्रश को प्रपोज किया तो इसने प्रपोजल दिया। अब लड़की ने अगर हाँ में जवाब दे दिया, हाँ आई लाइक यू टू, तो जी इसके अंदर हो गया, ये बन गया एक प्रॉमिस इन दोनों के बीच में। और ये लड़का इसके अंदर कहलाएगा जो प्रपोज कर रहा है प्रोमिसर, और लड़की कहलाएगी जिसको प्रपोज किया गया है प्रोमिसी। चलिए लेट्स स्टार्ट विद 2C, जिसके अंदर ये 2C मैंने आपको बता ही दिया कि प्रोमिसर कौन होता है, प्रोमिसी कौन होता है। तो प्रोमिसर आप हो, लड़के हो अगर आप, तो जो प्रपोज कर रहा है वो प्रोमिसर है, प्रोमिसी उसका उल्टा है, बस ये याद कर लीजिए। सेक्शन 2D के अंदर अब बताया गया है कि भाई कंसिडरेशन क्या है। कंसिडरेशन किस चीज को कहा गया है, कंसिडरेशन उस चीज को कहा गया है बेसिकली, जब जी प्रोमिसर ने जो चीज कही है ना, भाई तू मेरे साथ मूवी देखने चलेगी, तो और इसने हाँ कर दी कि मैं चलूंगी मूवी देखने के लिए, तो और ये वो चीज आ रही है, तो मूवी देखने आना इसके लिए कंसिडरेशन माना जाएगा। बी के लिए, इसकी गर्लफ्रेंड के लिए, तो वो कंसिडरेशन आएगा। इसकी जब हम डेफिनेशन पढ़ेंगे तो इसका मतलब आएगा जी प्रोमिसर की इच्छा पर सामने वाला इंसान या कोई भी पार्टी अगर किसी भी चीज को हाँ वो काम करती है, या उसके कहने पर कोई और इंसान सामने प्रोमिसर के लिए वो काम करता है, या कोई काम नहीं करने से कोई काम नहीं करता, तो वो चीज, वो जो काम, वो जो एक्ट है करना या ना करने वाला, उस चीज को कहा गया है कंसीडरेशन। अब हम पढ़ेंगे इसकी डेफिनेशन के अंदर क्या कहा गया है। व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, मैंने बताया था मेरे डिजायर पर, प्रोमिसर कौन हुआ, जो प्रपोजल देता है, उसकी इच्छा पर द प्रोमिसी और अनदर और एनी अदर पर्सन हैज डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग और डज एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, या फिर प्रॉमिस करता है कि मैं ये नहीं करूंगा या करूंगी, द और सच एब्सिस्टेंस और प्रॉमिस इज कॉल्ड कंसिडरेशन। तो जी मैंने कहा था हाँ मैं तेरे साथ मूवी देखने चलूंगी, मैंने प्रपोज किया, मेरा प्रपोजल आया, उसने उसको कहा हाँ मैं तेरे साथ मूवी देखने चलूंगी, तो मूवी देखने जाना हो गया कंसिडरेशन। अब जी अब हम पढ़ेंगे 2E, जिसके अंदर कहा गया है कि एग्रीमेंट कैसे बनता है। एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन इज कॉल्ड एन एग्रीमेंट। जी वही बात हुई, एग्रीमेंट बताया गया है 2E के अंदर। इसके अंदर मैंने बताया था कि एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन इज कॉल्ड एन एग्रीमेंट। ठीक है जी, अब हम लोग पढ़ेंगे प्रोमिसेस, रेसिप्रोकल प्रोमिसेस क्या होते हैं। रेसिप्रोकल प्रोमिसेस हमें बताया गया है सेक्शन 2F के अंदर। रेसिप्रोकल प्रोमिसेस, जब एक बंदे ने प्रॉमिस किया, उसने दूसरा प्रॉमिस किया, इसने दोबारा से उसको कुछ कहा, इसने कुछ कहा, वो बन गए जी रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। अब 2G, 2H, 2I और 2J ये सारी चीजें एग्रीमेंट से कनेक्टेड हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कि किस एग्रीमेंट को वॉइड कहा गया है, किस एग्रीमेंट को वॉइडेबल कहा गया है, और किस एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट कहा गया है। ठीक है जी, अब सबसे पहले 2G के अंदर हम पढ़ेंगे वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। जो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सिबल बाय लॉ नहीं है उसको वॉइड कहा गया है। फिर 2H के अंदर देखो, वॉइड एग्रीमेंट का उल्टा क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अब 2H के अंदर क्या बताया गया, एन एग्रीमेंट एनफोर्सिबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। अगर तो एक एग्रीमेंट लॉ के द्वारा एनफोर्स किया जा सकता है वो कॉन्ट्रैक्ट है, अगर एक एग्रीमेंट लॉ के द्वारा एनफोर्सिबल नहीं किया जा सकता तो वॉइड एग्रीमेंट है। और 2I के अंदर क्या बताया गया, वॉइडेबल एग्रीमेंट। वॉइडेबल एग्रीमेंट क्या है, जब एक पार्टी के पास एक ऐसा ऑप्शन दिया गया है कि अगर वो चाहे तो वो एग्रीमेंट मान सकती है, अगर वो चाहे तो वो एग्रीमेंट नहीं मान सकती, पर दूसरी पार्टी के पास ये ऑप्शन नहीं है, उसे कहा गया वॉइडेबल एग्रीमेंट। अगर वो, क्योंकि कहीं पर कोई चीज ऐसी होती है, मैंने किसी को धक्का देके करवा लिया
कि तू ये जमीन मेरे नाम करेगा, मैं तेरे को 5 करोड़ रुपए दूंगा। तो जो मुझे धक्का दे के करवाया गया है ना, पहले तो मैं मना कर सकता हूँ, पर मुझे भी दिख गया कहीं ना कहीं कि ये मेरे फायदे की चीज़ है, मुझे 5 करोड़ रुपया मिल रहा है इस जमीन का। तो अगर तो मुझे फायदा दिख रहा है तो मैं कह दूंगा कि जी इन्होंने मुझे धक्का दे के कराया था। वो धक्का देने की वजह से, क्योंकि मेरा कंसेंट, मेरी इच्छा इन्होंने मुझे डरा के ली, धमका के ली, तो उसकी वजह से मेरे पास मर्जी है। अगर मैं कोर्ट में जाके कहूँ जी मैं नहीं मानता, ये तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट था, इन्होंने मुझे धक्का देके कराया था इसलिए कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, मैं नहीं मानता इसकी, इस एक्ट में हमने जो भी किया है। या फिर वो कोर्ट में जाके कह सकते हैं हाँ जी हाँ मेरे साथ मैं मानता हूँ सारी चीज़ ये हुई है, कोई बात नहीं, मैं चाहता हूँ। तो एक पार्टी के पास ऑप्शन है वॉइड या वॉइड, उसको मानने का या उसको वॉइड करार करने का। वही इसके अंदर लिखा है, एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टीज बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ द अदर इज कॉल्ड अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है जी। अब इसके अंदर सेक्शन 2J हम लोग पढ़ेंगे कि देखो एक बात याद रखना, ये कॉन्ट्रैक्ट ना कभी भी वॉइड कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म नहीं हो सकता, पर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बन जरूर सकता है। 2J के अंदर बताया गया ये। आप पहले ये समझो कि एक वॉइड एग्रीमेंट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं बन सकता। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट इसलिए नहीं बन सकता क्योंकि अग्रीमेंट वही बनता है कॉन्ट्रैक्ट जो कि एनफोर्सिएबल बाय लॉ हो, है ना। तो जो एग्री और कॉन्ट्रैक्ट को क्या कहा गया, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एनफोर्सिएबल बाय लॉ होना जरूर होना चाहिए। और जो एग्रीमेंट ही वॉइड हो गया, वॉइड एग्रीमेंट क्या है, जो नॉट एनफोर्सिएबल बाय लॉ है। तो जो कोई भी एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सिएबल बाय लॉ हो गया तो वो कॉन्ट्रैक्ट कैसे बन जाएगा। समझ रहे हो आप कनेक्शन इस चीज के अंदर। फॉर एग्जांपल एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है जिसको कहा गया है कि नॉट एनफोर्सिएबल बाय लॉ, सेक्शन 2G के अंदर बताया गया है ये वॉइड एग्रीमेंट, और नॉट एनफोर्सिएबल बाय लॉ। अब 2H के अंदर क्या कहा गया है, एनफोर्सिएबल बाय लॉ, और ये भी हमें पता लगे कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट ही बनता है। तो इसलिए कभी भी हम एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते, वॉइड एग्रीमेंट हो सकता है। पर अगर हम पढ़ेंगे तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो जरूर सकता है। बताओ कैसे। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की फॉर्मेशन कैसे होती है, 2J के अंदर समझाया गया है ये। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट तब बन जाता है, मान लो हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया था, अभी तक तो वो वैलिड था एग्रीमेंट, इसलिए वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जा रहा था। पर अब क्या हुआ, अब कल को कानून एक ऐसा पास कर दिया गया कि जिसकी वजह से अगर मैं वो चीज करूं तो वो इलीगल बन जाएगी, तो वो एनफोर्सिएबल बाय लॉ नहीं रहेगी। इलीगल चीज को मैं कोर्ट में जाके केस नहीं कर सकता। इसीलिए हम लोग क्या पढ़ेंगे, अ कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी एनफोर्सिबल बाय लॉ बिकम्स वॉइड व्हेन इट बिकम्स एनफोर्सिएबल बाय सीजेस टू बी एनफोर्सिबल बाय लॉ। तो मतलब वॉइड कॉन्ट्रैक्ट तब वॉइड हो, एक कॉन्ट्रैक्ट वॉइड तब हो जाएगा जब वो लॉ के द्वारा सीज हो गया है, एनफोर्सिबल होने से। कानून नहीं कहते कि मैं नहीं मानता, तो वो बन गया वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। तो बेसिकली स्टूडेंट्स आपको इस चीज के अंदर, इसके अंदर सारी चीजें तो समझ में आ गई है। कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या क्या होता है, हमने सारी डेफिनेशन भी पढ़ ली, सब कुछ समझ लिया हमने। और एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कौन से एग्रीमेंट है जो कॉन्ट्रैक्ट बन सकते हैं वो भी हमने बता दीजिए। फ्री कंसेंट होना चाहिए, कॉम्पिटेंट पार्टी होनी चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन होनी चाहिए, वॉइड एग्रीमेंट नहीं होना चाहिए कहीं से भी। तो अब हम लोग ध्यान से समझेंगे। अब इसके बाद वाली वीडियोस में ना हम आगे के सेक्शंस पढ़ेंगे। अभी तो हमने सेक्शन 2 पर समझा है और इसके अंदर हमने सारा का सारा कॉन्ट्रैक्ट समझा दिया आपको। हमने समझा दिया कि प्रपोजल क्या होता है, प्रॉमिस कब बनता है प्रपोजल का, प्रॉमिस से कंसिडरेशन कैसे आती है, और ये प्रॉमिस और कंसिडरेशन जब एक्सेप्ट हो जाती है तो वो एक एग्रीमेंट बन जाता है। ये दोनों प्रॉमिस से कंसिडरेशन बन जाती है तो एग्रीमेंट बन जाता है। एग्रीमेंट जब एनफोर्सिबल बाय लॉ होता है तो जी कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग कैसे करी हमने, सबसे पहले किया प्रपोजल। प्रपोजल हमने दिया, ये दिया था जी प्रपोजल, आप लोग समझ चुके हो, 2A के अंदर बताया गया है। प्रपोजल जब एक्सेप्ट हो जाता है तो वो प्रॉमिस बन जाता है। प्रपोजल के अंदर हमने क्या देखना है, असेंट, हम उसकी इच्छा जानना चाह रहे थे, उसकी हमारी इच्छा थी उसकी इच्छा जानने के लिए कि हम ये चीज करें या ना करें। तो इंटेंशन बहुत जरूरी है इसके अंदर जाननी हमारी सामने वाले इंसान के असेंट के लिए। और 2B के अंदर क्या है, 2B के अंदर एक्सेप्टेंस मिल गई, प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया,
ये कर दी, हाँ तो रिलेशनशिप स्टार्ट हो गया, जिसको हम कह रहे हैं प्रॉमिस हो गया। अब ये प्रॉमिस कैसे पता लगा? अगर तो ये लड़की उठ के एक जिसने प्रपोजल किया है उसके कहने पे कोई चीज करती है या करने से रुक जाती है या फिर उसको हाँ में जवाब दे देती है, तो जो वो चीज करने को कह रहा है या करने को कह रही है या करने को नहीं कह रही है कि मैं ये नहीं करूंगी तेरे कहने की वजह से, तो वो चीज बन गई कंसिडरेशन। कंसिडरेशन को ध्यान से पढ़ना, व्हेन एट दी वो इसमें लिखा हुआ है व्हेन एट दी कंसिडरेशन में बेसिकली लिखा हुआ है कि इसके प्रपोजल प्रोमिसर के कहने पर प्रोमिसी कोई चीज या फिर प्रोमिसी का कोई बंदा एक ऐसी चीज करता है जो प्रोमिसर उसे कहना चाह रहा है, तो वो बन जाती है, वो चीज जो एक्ट है वो बन जाएगी कंसिडरेशन। तो जी प्रॉमिस में कंसिडरेशन बनी तो बन गया एग्रीमेंट, एग्रीमेंट एनफोर्सिबल हो गया, बन गया कॉन्ट्रैक्ट। और जी कितने तरीके के एग्रीमेंट होते हैं? वॉइड एग्रीमेंट होते हैं, वॉइडेबल एग्रीमेंट होते हैं। अब आप लोग ये जरूर समझ लो कि जितने भी कॉन्ट्रैक्ट है ना तो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट से ही बनेंगे, पर हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि कुछ एग्रीमेंट्स वॉइड भी हो जाएंगे। जो वॉइड एग्रीमेंट हो गया वो नॉट एनफोर्सिबल बाय लॉ है, और कॉन्ट्रैक्ट के लिए हमें कौन सा एग्रीमेंट चाहिए? जो कि एनफोर्सिबल बाय लॉ हो, तो वॉइड एग्रीमेंट हो जाएगा। इसलिए ना कभी वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हम फॉर्म कर सकते हैं, पर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद वॉइड हो सकता है, जो कि सेक्शन 2J के अंदर बताया गया। अगर कानून ने कुछ ऐसा कर दिया कि वो कहीं ना कहीं जाके वॉइड हो चुका है। तो आई होप गाइस हमने सेक्शन 2 पढ़ा और आपको कॉन्ट्रैक्ट भी हमने सारा कुछ समझा दिया इसके अंदर, वीडियो के अंदर। तो डू शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो क्लिक करो उस बेल आइकन पर। और थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्लास में हम लोग लेकर आएंगे सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 5, सेक्शन 6, सेक्शन 7 एंड सेक्शन 9 तक हम लोग वीडियोस बनाएंगे अपनी। और प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।